सो फर्स्ट सेशन में जो हमने डिस्कशन किया था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। सो नाउ जैसा कि आपको बताया गया, पेपर नंबर आपका कौन सा है? 11 इन ग्रुप 2 इंटरमीडिएट लेवल। सो इन दैट 2 ही एक्ट है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। पहला है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेकंड कौन सा रहेगा? कस्टम्स। 80 मार्क्स का जीएसटी है, कस्टम्स 20 मार्क्स का है, ऐसा उन्होंने बताया है। बट उन सब चीजों को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, और जो हिस्टोरिकल पैटर्न है एज वेल एज जो लेटेस्ट पैटर्न उन्होंने डेवलप किए जिसमें उनका इंटेलेक्चुअल है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए फिर हम सब कुछ कवरेज करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि कम मार्क्स का आता है तो बोले ऊपर ऊपर से देख लो, ऐसा नहीं है। फिर कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या था? आप किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी एक्टिविटी में विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसमें टैक्स चार्ज करने के लिए उन्होंने प्रोविजन बनाया? आर्टिकल 265। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लीवी मतलब क्या होता है? इम्पोज करना। कलेक्ट मतलब इम्पोज करने के बाद टैक्स का कलेक्शन करना। देन उसके बाद हमने आर्टिकल को डिस्कस किए थे, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 246A। द की डिफरेंस बिटवीन 246 एंड 246A क्या था? 246 जो आर्टिकल है वो एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, उसमें या तो सिंगल गवर्नमेंट, मतलब या तो स्टेट या तो सेंट्रल, दोनों में से एक ही गवर्नमेंट टैक्स लेगी। हाउएवर 246A इंसर्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें कौन से मॉडल में जाना था? ड्यूल मॉडल। तो ड्यूल मॉडल में जाने के लिए हमें 246A इंसर्ट करना था। कोई भी कंट्री में आप जाते हो, अगर उसका टैक्सेशन मॉडल समझना है तो पहले आपको ये मॉडल समझना पड़ेगा कि उनका रेवेन्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जीएसटी का रेवेन्यू 50-50% क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल। अभी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। स्टेट में भी कौन सी लेगी? यस, स्टेट में भी कौन सी गवर्नमेंट लेगी? गुजरात गवर्नमेंट लेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी, या फिर दिल्ली, या फिर कौन सा गवर्नमेंट टैक्स लेगा, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो देखेंगे हम। आर्टिकल 246 के अंदर मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल नंबर कौन सा है? शेड्यूल नंबर 7। उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड कौन सा आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट। आपके सिलेबस में लिस्ट 1 है, उसमें एंट्री नंबर 82 आता है इनकम टैक्स वाला। और एक कल मिस्टेक हुई थी नंबर बताने में, दैट इज एंट्री नंबर 84। तो वो 84 नहीं है कस्टम्स के लिए, ठीक है, तो आप सब लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वो एंट्री नंबर 83 है। कस्टम्स का कौन सा एंट्री है? 83। 84 एक्साइज का है। ओके, सो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। कौन सा नंबर का एंट्री है? एंट्री नंबर 83, दैट इज द ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, चलिए बात नहीं। अभी आपके एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना, क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में क्या क्या आएगा? जीएसटी एक्ट आपको पढ़ना है, कस्टम्स पढ़ना है, उसके रिलेटेड जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा वो आपको पढ़ना होगा। क्योंकि एवरी ईयर, ध्यान से सुनना, एवरी ईयर गवर्नमेंट अपना जो पोजीशन होता है टैक्स का पोजीशन, उसको चेंज करती है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मान लो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो इन दैट केस, उस केस में क्या होगा? टैक्सेस वो लोग थोड़ा हाई लगाते हैं, क्योंकि ग्रो कर रहा है तो सबके पास पैसा है टैक्स पे करने के लिए। अगर इकोनॉमी का थोड़ा स्ट्रेस है तो उस केस में वो लोग टैक्स में क्या देते हैं? या तो टैक्स में बेनिफिट देते हैं या तो टैक्स डेफर्ड करते हैं। ओके, पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था, जब लॉकडाउन वगैरह था तो जीएसटी उन्होंने डेफर्ड किया था, बोले आप लोग बाद में दे देना। ओके, सो आपको क्या क्या पढ़ना है? जीएसटी लॉ पढ़ना है, उसके अंदर एक्ट, फिर क्या पढ़ोगे? रूल्स एंड रेगुलेशन, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, ओके, नोटिफिकेशन, ओके, वो आपको पढ़ना है। फाइनल में जब जाओगे तो आपको केस स्टडीज भी पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? केस स्टडीज किसके पढ़ने हैं आपको? सुप्रीम कोर्ट, कुछ जगह पे हाई कोर्ट के भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस एक्ट कैसे इंसर्ट होता है। तो फाइनेंस एक्ट के लिए क्या आता है? पहले बिल आता है, फाइनेंस बिल आएगा। फाइनेंस बिल कौन लेके आता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वो लेके आएंगे। तो उसमें डिक्लेरेशन होता है कि प्रपोजल होता है? प्रपोजल होता है। तो प्रपोजल देंगे, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसका
डिस्कशन होगा, ठीक है, सब अपनी राय देंगे उसके ऊपर, और उसके बाद वो जाएगा किसके पास, महामहिम के पास। कौन है महामहिम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका एसेंट आएगा, उसके बाद ही वो क्या बन पाएगा, एक्ट। आगे समझ। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जून 2022 की जो एग्जाम है आपके, उसमें आपको किस दिन तक के नोटिफिकेशन पढ़ के जाने हैं, तो वो पढ़ के जाने 31 अक्टूबर 2021 तक के। याद रहेगा, डायरेक्ट टैक्स में अलग केस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कब तक के नोटिफिकेशन पढ़ के जाने, 31 अक्टूबर 2021 तक के नोटिफिकेशन पढ़ के जाने फॉर जून 2022। तो अभी आप कोई नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो, अभी आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो, आपने उसमें कुछ नया देखा, और आपने जो एकेडमिक में पढ़ा है वो अलग था, वो चेंज हो गया हमारा। तो आपको पहले मैंने कल ही बताया था कि नोटिफिकेशन का आपको क्या देखना रहेगा, डेट देखना रहेगा कि वो कौन सी डेट को आया है, ठीक है। अगर वो 31 अक्टूबर 2021 के बाद होगा तो वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं। आ गया समझ में? हाँ। पर अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और अगर कोई नोटिफिकेशन कल आया है, ठीक है, परसों आया है, तो उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, कल जो नोटिफिकेशन आया, 2 दिन पहले एक अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है, पर वो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो समझ आएगा नहीं आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वेदर द जीएसटी इज ऑन गुड्स और सर्विसेज। नहीं, जीएसटी गुड्स या तो सर्विसेज पे नहीं लगता, बट जब आप उसको बेचते हो, मतलब सप्लाई करते हो, तब उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो सर सप्लाई किसको बोलते हैं, तो वो मैंने अभी तक बताया नहीं, पुरानी वाले बैच में भी नहीं बताया कि सप्लाई एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमें बेसिक्स में वही डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली सप्लाई किसको बोलते हैं। आपको लग रहा होगा सप्लाई मतलब गुड्स बेचा, बेचा मतलब गया, तो ये हो गया सप्लाई, लाओ जीएसटी, इतना ही होता है। क्या लगता है, अगर इतना ही होता तो मेरी तो जरूरत पड़ती नहीं। और एक चीज आप याद रखना कि जितना टैक्सेशन लॉ कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी डिमांड आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। वंस ये इजी हो गया तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, प्रैक्टिस वाले लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना। तो जितना डिफिकल्ट होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एडवांटेज होगा ना। समझ में आ गया? ठीक है, आपको क्लाइंट को डिकोड करके देना है, बोले ये देखो इस तरह से कंप्लायंसेस होंगे, सो ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको कस्टम्स में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताया था, क्या था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप गुड्स को क्या करते हो, इंपोर्ट या तो फिर आप एक्सपोर्ट करते हो। मतलब मैंने बताया था कि कस्टम एक टेरिटोरियल टैक्स है। टेरिटोरियल मतलब जब टेरिटरी क्या होती है, चेंज होती है, तब उसके ऊपर हमें क्या लगाना होता है, कस्टम ड्यूटी लगाना होता है। और मैंने बताया था कस्टम्स एक टाइप का क्या है, ट्रेडिशन है, हर कंट्री क्या लगाती है, कस्टम लगाती है। सो अभी क्या होगा कि पैरेलली हमें कस्टम्स भी स्टार्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम 1-2 सेशन किसके रखेंगे, कस्टम्स के भी रखेंगे, ठीक है ना। वो कंपैरेटिवली काफी इजी एक्ट है एज कंपेयर टू जीएसटी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, आप कुछ भी देख लो। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कस्टम काफी इजी है, उसमें आप इजीली क्या कर सकते हो। मान लो 20 मार्क्स का कस्टम आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो काफी अच्छे से पढ़ते हैं, मे बी उनका 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ फिक्स क्वेश्चंस है, उनके फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है, वही वो लोग पूछते हैं, ठीक है। सो एज एंड व्हेन जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन हमें करना है, ओके। सो हमें जो एक्ट स्टार्ट करना है वो कौन सा वाला एक्ट स्टार्ट करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सो टैक्स किसके ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर है। तो अगर आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी पे करना है। अभी जीएसटी के अंदर मैंने जैसा आपको बताया हुआ है कि जीएसटी कौन सा मॉडल, कौन सा है, कौन सा मॉडल है, ड्यूल मॉडल, ठीक है। मतलब उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी, एंड कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी।
कोई भी नेचर का सप्लाई आपने किया हो, चाहे वो गुड्स नेचर का हो या सर्विसेज नेचर का हो या फिर दोनों ही हो, दोनों मिक्स भी हो सकता है, तो इन दैट केस 50% रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट के पास। और 50% किसके पास जाएगा? स्टेट सेंट्रल के पास जाएगा। पर दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो, ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? मतलब ये कौन सी गवर्नमेंट होगी? गुजरात गवर्नमेंट होगी, महाराष्ट्र होगा, एमपी होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा, कौन सा स्टेट होगा? आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट होना चाहिए? 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना, बट स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि 50% कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? उसको डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर तो होना चाहिए ना। हाँ है ना, ड्यूल मॉडल है, मतलब दोनों सरकारें टैक्स लेगी, सेंट्रल भी लेगी स्टेट भी लेगी, बट कौन सी स्टेट लेगी, क्वेश्चन ये अराइज होता है। सो एक मार्क के एमसीक्यू में आएगा, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नेचर ऑफ टैक्स है, ठीक है ना, वो कौन सा नेचर ऑफ टैक्स है? कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन। एक टाइम में क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स में ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था। ओरिजिन मतलब जहां से उस गुड्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, वो कंसर्न गवर्नमेंट टैक्स लेगी। बट जीएसटी में उन्होंने रिवर्स कर दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाता है जीएसटी इज डैश, कौन से नेचर का टैक्स है वो? ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब आपको पता चल गया, डेस्टिनेशन मतलब जो जिस पॉइंट पे या तो जिस स्टेट में उस पर्टिकुलर सप्लाई का एंड होता है। क्या होता है? जिस पर्टिकुलर सप्लाई का क्या होता है? एंड होता है, वो गवर्नमेंट क्या लेगी? टैक्स लेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे एंड यूजर क्या होगा, जहां पे एंड यूजर क्या होगा? लोकेटेड होगा। मतलब मान लो आपने स्मार्टफोन परचेस किया है, ठीक है, तो आप एंड यूजर कहाँ पे? गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। तो जीएसटी उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, आईपैड के ऊपर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने परचेस किया है, ठीक है, तो वो उस पे जो जीएसटी आपने पे किया होगा वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए? 50% गुजरात के पास, 50% सेंट्रल के पास। तो ये कैसे डिसाइड हुआ क्या 50% गुजरात गवर्नमेंट के पास आए? ऑन द बेसिस ऑफ कि जहां पे वो एंड यूजर क्या है? लोकेटेड है। तो जहां पे वो एंड यूजर लोकेटेड है उसी को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो एंड यूजर कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के अंदर, तो वो जीएसटी कहाँ पे करेगा? मतलब 50% रेवेन्यू किसके पास जाएगा? गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो आपने बताया, बट ये डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा डेस्टिनेशन है? तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने क्या बताया हुआ है? नेचर ऑफ क्या बताया हुआ है? सप्लाई। अभी ऐसा जरूरी है कि एज अ बायर के मैं गुजरात के सेलर से गुड्स परचेस करूं कि मैं किसी और से भी परचेस कर सकता हूँ? किसी और से भी तो परचेस कर सकता हूँ। लाइक मैं दिल्ली में जाके गुड्स परचेस कर सकता हूँ, और वो जो दिल्ली वाला पर्सन था उसको मैंने बोला कि आपको गुड्स, मतलब मान लो मैंने कुछ बल्कि गुड्स लिए हुए, 500 यूनिट्स लिए सेल फोन के, ठीक है। तो अभी वो जो जिससे मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सप्लायर दिल्ली में बैठा है, लेकिन बायर कहाँ का है? बायर मान लो गुजरात का है। तो अभी होगा क्या? अभी वो जो सप्लायर है वो तो जीएसटी कहाँ पे करेगा? दिल्ली के अंदर पे करेगा। तो वो पैसा जाएगा किसके पास? सेंट्रल के पास जाएगा, और दिल्ली के पास जाएगा, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट टेक्निकली ये पैसा जाना किसके पास? डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात है ना। डेस्टिनेशन कैसे डिफाइन होता है? वेयर द बायर इज लोकेटेड। तो बायर इज कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के अंदर लोकेटेड है ना। तो सर कैसे पता चलेगा कि बायर गुजरात का है? तो कुछ अता पता होता है ना, ठीक है ना, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो तो आप मेंशन करोगे या नहीं करोगे? तो अभी बायर गुजरात का है, तो सर अभी किस तरह से हम टैक्स को ट्रांसफर करें? तो उन्होंने ये डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोल दिया कि नेचर ऑफ सप्लाई हम डिफाइन करेंगे। तो दो टाइप के सप्लाई उन्होंने बोले हुए, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। तो पहला वाला जो उन्होंने बताया हुआ है वो बताया हुआ है कौन सा वाला? इंट्रा स्टेट सप्लाई।
एंड सेकंड वाला जो बताया हुआ है वो कौन सा है, इंटरस्टेट। ओके, सो इंट्रास्टेट मतलब क्या होगा, सेम स्टेट के, इंटरस्टेट मतलब आउटसाइड स्टेट। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या होगा, विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। ठीक है, मतलब क्या होगा, विद इन स्टेट मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ। लोकेशन ऑफ व्हाट, सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वो दोनों आपको कहाँ मिलते हैं, वो दोनों आपको दोस्तों कहाँ मिलते हैं, सेम स्टेट। तो अगर वो सेम स्टेट में मिला तो उसको हम कौन सा सप्लाई बोलेंगे, इंट्रास्टेट। बट अगर मान लो कि लोकेशन ऑफ सप्लाई, एलओएस समझ में आ जाएगा दोस्तों सबको, एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई, एंड पीओएस मींस द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो दोनों आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं, डिफरेंट स्टेट में मिलता है, तो उसको हम कौन सा सप्लाई बोलेंगे, इंटरस्टेट। तो सर क्या होगा इससे, क्या होगा क्या, अगर इंट्रा स्टेट होगा मतलब सप्लायर का लोकेशन एंड बायर का लोकेशन दोनों कहाँ पे है, सेम स्टेट, तो जो भी इनवॉइस आप रेज करोगे ना, जो भी इनवॉइस आप रेज करोगे, ऑब्वियस है जीएसटी लेने के लिए आपको इनवॉइस तो क्या करना है, रेज करना है, जिसको आप बिल भी बोल सकते हो, बट इनवॉइस इज अ टेक्निकल टर्म। तो उसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए का इनवॉइस आपने रेज किया है, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा लो, तो 9% क्या लगेगा, सीजीएसटी, एंड 9% क्या लगेगा, एसजीएसटी। सो 9,000 रुपए एसजीएसटी, 9,000 रुपए सीजीएसटी, तो टोटल कितने का इनवॉइस हम बनाएंगे, 1,18,000। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों अलग अलग स्टेट में हुए तो क्या करना है आपको, तो इस केस में हम क्या करेंगे, या जो टैक्स इनवॉइस हमने बनाया हुआ है ना, कितने का, 1 लाख, उसके ऊपर 18% अभी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, मतलब ये 18,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका, आईजीएसटी। तो ये कौन सा टैक्स लगा, इंटरस्टेट पे कौन सा टैक्स लगा, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्यों आईजीएसटी लगा ऐसे, अभी आईजीएसटी का पैसा जाता है किसके पास है, वो सारा पैसा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ट्रांसफर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, जहां पे बायर क्या था, लोकेटेड है। वो पूरा एक मैकेनिज्म होता है जो एक चैप्टर में आता है, कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो जब एज एंड व्हेन आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। बट ये सारा डिस्कशन इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट का हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या समझना था, जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन। तो मान लो कि मैन्युफैक्चरर कहाँ पे बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर हरियाणा में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरर जहां पे बैठा होगा वो सेल तो करेगा। तो मान लो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे है, तो डिस्ट्रीब्यूटर है इंदौर में, तो मैन्युफैक्चरर किसके नाम पे बिल रेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे रेज करेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन कहाँ पे है, इंदौर मतलब एमपी। ठीक है, तो कौन सा बिल रेज करेंगे, आईजीएसटी वाला बिल आएगा या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी वाला, आईजीएसटी वाला है। आगे समझ, सप्लायर को एमपी गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना, सप्लायर को तो जिस कंसर्न स्टेट में वो रजिस्टर्ड है वहां पे पेमेंट करना है। बाद में वो तो सब कुछ, वो ऊपर का जो हिसाब होगा वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेटल होगा। समझ में आ रहा है, हम तो किसके साथ डील करेंगे, जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम रजिस्टर्ड है वहां पे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। बाद में जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेटलमेंट होंगे वो उनके बीच में होगा। समझ में आ रहा है, बट अगर मान लो सेम स्टेट में होते तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी वाला हमें बिल क्या करना है। तो ये कुछ बेसिक सी मेथड है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जब भी आप कोई लोकल कस्टमर को इनवॉइस रेज करते हो तो उसके अंदर आपको कौन सा बिल रेज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला। समझ में आ गया, ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल है ये। अभी नॉर्मली दोस्तों सप्लाई आप 2 पर्सन को करते हो, एक सप्लाई आपका कौन सा होगा, B2B सप्लाई होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, और एक सप्लाई आपका कौन सा होगा, B2C।
नाउ B2B मतलब क्या होता है एंड B2C मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें, हम छोटे बच्चे थे 11th स्टैंडर्ड में तभी भी याद है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेलर है वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सप्लायर की। और यहाँ पे जो बायर है वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड से मेरा मतलब क्या है कि वो दोनों ही पर्सन जीएसटी लॉ में क्या है, रजिस्टर्ड है। सर ये रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, ठीक है वो थोड़ा धीरे मैं बता रहा हूँ। B2C में क्या होगा दोस्तों, सप्लायर क्या है, सिर्फ रजिस्टर्ड है, और बायर जो है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड। मतलब आप सब लोग अनरजिस्टर्ड हो। आप मान लो लैपटॉप लेने के लिए गए किसी जगह पे, ठीक है, आपने वो लैपटॉप परचेस कर लिया, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, आपको बिल रेज करेगा, मतलब इनवॉइस रेज करेगा। वो इनवॉइस के अंदर उसी का जीएसटी नंबर होगा, बायर का नहीं होगा, बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन। समझ रहे हो। बट अगर मान लो कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं 100 लैपटॉप लेने के लिए जाता हूँ, तो मैं उसको क्या करूंगा, मेरा नंबर दूंगा ना, हम तो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम उसको क्या देंगे, हमारा जीएसटी नंबर देंगे। तो सर क्यों देना है, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। वो तो आपको बाद में समझ में आएगा कि अगर आप नहीं दोगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो कितने टाइप के सप्लाई होंगे, दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा इंटर और दूसरा क्या होगा, इंट्रा। इंटर इंट्रा में भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब इनवॉइस रेज करते हो तो कौन सा वाला इनवॉइस है, B2B वाला इनवॉइस है या फिर B2C वाला। तो सर ऐसा बाइफर्केशन करना पड़ता है, यस। B2B वाला बाइफर्केशन करना पड़ता है, B2C वाला भी आपको क्या करना होता है, बाइफर्केट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जीएसटी पे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, ओके, तो अगर आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है, पे से मेरा मतलब क्या है, जीएसटी आपको क्या करना है, डिपॉजिट। तो आपके पास क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएसटीएन नंबर। अब ये जीएसटीएन नंबर होता किसके पास है, ये किसके पास होगा, सप्लायर। अब ये सप्लायर नॉर्मली कौन होता है, बिजनेस करने वाला, या तो फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला, या तो फिर कोई भी कंसर्न अथॉरिटी भी हो सकती है, जो जीएसटी आपसे क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है ना। अगर हम उसको एक लाइन में बोलना चाहें, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कौन से नेचर का टैक्स है, वो पर्सनल टैक्स है। पर्सनल मतलब अगर आपके पास इनकम होगी तो आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। जीएसटी ऐसे नेचर का नहीं है। जीएसटी कौन से नेचर का टैक्स है, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स पे करना है। मतलब मान लो आपका लैपटॉप है, काफी पुराना हो चुका है, 2-3 साल आपने यूज किया है, अभी उसको आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। तो कोई आपका फ्रेंड मिला आपको, उसको आपने 15,000 में पकड़ा दिया। कुछ उसमें एक दो खामियां थी पर आपने उसको बताई नहीं, एज वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमने बताई नहीं उसको, 15,000 में उसको चिपका दिया, उसने आपको 15,000 रुपये दे दिया। अभी क्या लगता है आपको, इसके ये जो पर्टिकुलर सप्लाई हुआ ये भी तो सप्लाई ही है ना, बट क्या लगता है आपको, ये 15,000 रुपए के सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है, वेदर यू आर बिजनेसमैन। आपने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन किया है, वेदर इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यस और नो। और मान लो आपसे टैक्स लेना भी चाहे तो कैसे लेंगे आपसे टैक्स, ले पाएंगे, गवर्नमेंट आपसे ले पाए, क्योंकि टैक्स लेने के लिए तो क्या देना पड़ता है, जीएसटी नंबर। अभी जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास 10 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है, वो आगे के चैप्टर में आएगा। तो अभी इस केस में तो हम ले नहीं सकते ना। तो अगर हम ऐसा बोले कि जीएसटी है वो कौन सा टैक्स है, वो बिजनेस टैक्स है। कौन सा टैक्स है, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या करना है, पे करना है। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो जीएसटी पे करना नहीं। आ रहा है समझ में क्या बोल क्या रहा हूं मैं, क्या कब पे करोगे जीएसटी, जब आप बिजनेस करते हो।
और बिजनेस में भी एक लेवल का टर्नओवर क्रॉस हो जाता है उसके बाद पे कर। नया नया मान लो आपने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया, यू बिकम कॉस्ट अकाउंटेंट, सब लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, अच्छा अच्छा पार्टी किया आप लोगों ने, फिर अभी बोले क्या करेंगे, पार्टी खत्म होने को थी और सोचने लोग कि अब क्या करेंगे, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो किसी ने आके उजाला डाला उसके ऊपर, बोले अपना खुद का क्या स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस स्टार्ट किया आपने, ऑफिस वगैरह रेंट पे लिया, अच्छा खासा आपका सेटअप किया, पहला क्लाइंट आया, ठीक है, उसको आपने बोला 50,000 रुपीज हमारी कंसल्टेंसी फीस होगी, तो आपको क्या उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। सरकार ने बोला हुआ है कि आप एक लेवल तक आपका टर्नओवर होगा उस तक आपको जीएसटी पे करना, 20 लाख तक आपको नंबर नहीं लेना होता इन केस ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ गुड्स 40 लाख है। ये थोड़ा याद रखना, बैक ऑफ द माइंड क्लियर रखना। ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है, जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है वो मत अटेंड करिएगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो जिसका 40 लाख रुपए टर्नओवर होगा और जिसका क्या होगा 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस, तो उनको नंबर लेना पड़ता है। पर सर मान लो मेरा तो टर्नओवर कितना है 50,000 रुपए, पहला ही क्लाइंट है, फिर 4-5 महीने सूखा पड़ा है, फिर एक और क्लाइंट है 25,000 रुपए का, ठीक है ना। ऑफिस में कोई होता ही नहीं है, अपने अकेले और 3-4 आर्टिकल घूमते रहते हैं। मुश्किल से पूरे साल में 3 लाख की सर्विस है, कितनी 3 लाख। तो क्या लगता है आपको जीएसटी पे करना है? पे करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर मत लो। आ रहा है समझ में मैं क्या हूँ, नंबर नहीं लोगे तो चलेगा, क्लियर। पर मान लो कि इस साल 3 लाख का ही सर्विस हुआ, नेक्स्ट ईयर आपने सोचा कि कड़ी मेहनत करेंगे और क्लाइंट लेके आएंगे, और नेक्स्ट ईयर सीधा आपका टर्नओवर हो गया 25 लाख, तो अभी क्या होगा? द मोमेंट व्हेन योर टर्नओवर क्रॉस 20 lakhs, देन आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना। बट सर मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है कि मुझे वॉलेंटरी नंबर लेना है। गवर्नमेंट करे बोल मोस्ट वेलकम, आ जाओ, तुम लोगों की ही जरूरत है देश को। मान लो कि आपने नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया और आपने ऐसा सोचा कि नहीं अपने को वॉलेंटरी नंबर लेना है, तो आप वॉलेंटरी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख से क्या हो कम हो, 20 लाख से ज्यादा होगा तो कंपलसरी लेना है। तो मान लो कि किसी ने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसने सोचा कि सीए में है जीएसटी नंबर होना जरूरी है, इम्पैक्ट पड़ता है ना, जीएसटी नंबर होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है कि एक लेवल का बंदा है। मान लो आपके खुद के पास जीएसटी नंबर नहीं और आप दूसरों को जीएसटी नंबर दिलवाते हो, तो कोई क्लाइंट होगा आपके खुद के पास नहीं, मुझे क्या दिलवाओगे आप? एक जना मुंह पे बोल के चला गया, तो आपने बोला कि कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े, तो आपने सामने से क्या ले लिया, नंबर ले लिया। हर कोई ले लेता है नॉर्मली, हर कोई सर्विस प्रोवाइडर ले ही लेता है। तभी क्या होगा इस केस, आपका टर्नओवर 50,000 रुपए था, पहला कस्टमर है 50,000 रुपए, 18% जीएसटी लगता है सर्विस के ऊपर, आपने बिल रिसीव किया कितने का 59,000। तो अभी क्या वो जो 9,000 कस्टमर से कलेक्ट किए होंगे, मतलब क्लाइंट से आपने कलेक्ट किए होंगे, क्या वो आपको पे करना है कि फिर चलेगा? गवर्नमेंट आई बोले लाओ टैक्स लाओ 9,000 रुपए, बोले 20 लाख तक तो ना बोला हुआ है आपने, ये तो मेरा है 9,000 अलग से। सरकार बोले बस ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, बोले मैंने तो वॉलेंटरी नंबर लिया ना, तो वॉलेंटरी नंबर लेने के लिए हमने थोड़ी ना बोला था आपको, एक बार नंबर आपने ले लिया तो आपको जीएसटी क्या करना है, पे करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो 9,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो क्या होगा, जीएसटी कब लगेगा? इस सब चीजों का जो हमने डिस्कशन किया उसमें से जीएसटी तब लगेगा जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, मोर और लेस कमर्शियल एक्टिविटी इन विच यू आर टेकिंग अप समथिंग फ्रॉम द कस्टमर, ओके। कुछ चीजों में नहीं भी लगता, उसके लिए एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। जैसे आपने मान लो कि आपका हेल्थ ठीक नहीं था, ठीक है, तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है, 1,000 रुपए आपसे सर्विस ली, मतलब 1,000 रुपए आपसे फीस लिया, तो उस पर जीएसटी लगता, वो किस में आएगा, एग्जाम्पशन। 1,000 रुपीज पे मान लो 18% जीएसटी लगा दो, तो जो थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ होगा ना वापस बीमार हो जाएगा। बोले 1,000 तो दो और 180 रुपए अलग से दो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलता हूँ? तो उन सब चीजों में क्या है, एग्जाम्पशन उन्होंने दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? एग्रीकल्चर गुड्स अगर आप परचेस करते हो तो उसमें भी एग्जाम्पशन। एजुकेशन जो है, आप एजुकेशन जो लेते हो, मतलब जो इंस्टीट्यूट को आप फीस दोगे, सीएमए इंस्टीट्यूट को, यहाँ पे की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो उन लोगों की जो फीस होती है उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एजुकेशन के ऊपर थोड़ी ना जीएसटी, वो सर्विस तो है लेकिन वो जीएसटी उस पर लगेगा नहीं। आगे समझ, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ना, तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें एग्जाम्शन देना चाहिए वहां पे वो लोग आपको एग्जाम्शन देंगे। हावेवर एग्जाम्शन भी आपके सिलेबस में, मतलब कौन सी चीज एग्जाम्प्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जीएसटी हर कोई पे करेगा। रास्ते में घूम रहा बंदा पे करेगा जीएसटी, बोले मैं भी पे करूंगा जीएसटी? नहीं। जीएसटी नंबर किसको इश्यू करेगी गवर्नमेंट? जीएसटी नंबर किसको मिलेगा? जो गुड्स का क्या होगा, सप्लायर होगा। तो जो सप्लायर होगा वो जीएसटी क्या करेगा? पे करेगा। लेकिन इन सब चीजों में आपने एक चीज ऑब्जर्व की दोस्तों, बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन क्या सप्लायर के ऊपर है? बर्डन सप्लायर के ऊपर नहीं है, बर्डन तो किसके ऊपर है? जो कस्टमर है उसके ऊपर। आ रहा है समझ में? तो बर्डन सप्लायर के ऊपर नहीं है। सप्लायर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसकी ऑब्लिगेशन है? जीएसटी डिपॉजिट करवाने की ऑब्लिगेशन। आ गया समझ में? तो मान लो अभी गवर्नमेंट तो किसको जानता है? गवर्नमेंट थोड़ी ना कस्टमर को पहचान। कस्टमर तो कितने सारे लोग होते हैं। गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? हमने किसको नंबर दिया? सप्लायर। तो उसको जाके हम बोलेंगे लाओ जीएसटी। ठीक है, सप्लायर ने बोला कलेक्ट करना भूल गया, बोले तुम बहुत भूल जाते हो, अभी आपको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बर्डन पहले उन्होंने किसके ऊपर शिफ्ट किया? सप्लायर के ऊपर। सप्लायर को लगा कि ये बर्डन आप मुझ पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट बोले कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है आप ट्रांसफर करो। किसके ऊपर ट्रांसफर करो? जो भी गुड्स आपसे या सर्विसेज आपसे सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसके ऊपर आप बर्डन को क्या करो? ट्रांसफर करो। और नॉर्मली क्या होता है, जो गुड्स का कंज्यूमर होता है उसी को टैक्स बेयर करना होता है। तो सही भी है एक हद तक। ठीक है, सो जीएसटी डिपॉजिट कौन करवाएगा? सप्लायर। बट बेयर कौन करेगा? जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा? बेयर करेगा। ठीक है, सो आप इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन से नेचर का टैक्स है? पर्सनल या बिजनेस टैक्स है? बिजनेस टैक्स। अगर आप कोई बिजनेस एंगेजमेंट करोगे तो ही आपको टैक्स पे करना है। क्लियर? और कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी वो आपको याद रखना, सेंट्रल एंड स्टेट लेगी। बट स्टेट भी कौन सी स्टेट? जहाँ पे उस गुड्स का क्या है, गुड्स या तो सर्विसेज का डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो सर गुड्स का तो डेस्टिनेशन पॉइंट आप निकाल सकते हो क्योंकि गुड्स में तो मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। तो सर्विसेज का आप कैसे डेस्टिनेशन पॉइंट निकालोगे? लाइक वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, एंड लोकेटेड इन अहमदाबाद, नियर अहमदाबाद के आउटकट्स में कहाँ लोकेटेड है, एंड वी आर रिक्वायर्ड सम सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्रॉम द वन कंपनी विच इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। तो हमने क्या किया? सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे बैठा हुआ है? बेंगलोर में बैठा हुआ है। सर्विस रिसिपिएंट कहाँ पे बैठा हुआ है? अहमदाबाद। अभी सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल फॉर्म में होता है ना, सर्विसेज के फॉर्म में होता है, कुछ केसेस में गुड्स के फॉर्म में भी होता है, वो बताऊंगा। तो वो सर्विसेज के फॉर्म में होगा तो दिखेगा आपको कि कहाँ पे डेस्टिनेशन है। कैसे पता चलेगा कि इसका डेस्टिनेशन क्या है? तो जहां पे रिसिपिएंट लोकेटेड होगा वही क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा ना। तो रिसिपिएंट कहाँ लोकेटेड था? तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि रेसिपिएंट अहमदाबाद में लोकेटेड था? तो देखो गवर्नमेंट को है ना ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। B2C में क्या होता है, जो परचेसर है मतलब जो बायर आया हुआ है वो कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन आता है ना खरीदने के लिए, तो वो जो टैक्स का पैसा है ना वो उसी गवर्नमेंट के पास जाता है जहां पे माल बिक रहा है या तो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। जैसे आप गुजरात से हो, आप दिल्ली से जाके कुछ कपड़े खरीदते हो तो दिल्ली वाला आपको ये थोड़ी ना पूछेगा कि कहाँ से आए हो भैया, बोले तुझे क्या करना है, मैं कहीं से भी आया, नहीं चाहिए चलो रखो अपने पास, बोले दिल पे मत लो मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तभी इस केस में क्या होगा? आपको इन चुन के 2-3 कपड़े खरीदने हैं उसमें भी वो ऐसा पूछ रहा है। तो अभी इस केस में क्या होगा, वो दिल्ली वाला बंदा जो होगा वो कौन सा बिल रेस करेगा? B2C वाला ना। तो अभी आप गुजरात से थे, वो सामान आप गुजरात में लेके आ गए तो वो डेस्टिनेशन गुजरात था, बट आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि कौन किधर गया। सरकार बोले हमें जीएसटी छोड़ के इन सब चीजों को, बोले क्यों कौन आया था किधर गया, वैसा तो हम नहीं कर सकते ना। तो उस केस में टैक्स किसके पास जाएगा? इवन इफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज गुजरात, बट वो टैक्स किसके पास जाएगा? दिल्ली के पास ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चला कि वो जो कस्टमर है, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? अनरजिस्टर्ड। इन अवर रिकॉर्ड्स वो व्यक्ति का कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं। हावेवर अगर B2B केस होगा तो क्या होगा?
मतलब सामने वाला व्यक्ति भी क्या है, रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी लॉ में ही रजिस्टर्ड होगा। तो हमें पता चल गया कि बायर कहाँ के था। तो मान लो 2-3 की जगह 2-3 हजार पैर चाहिए थी, तो वो जो नॉर्मली जो बायर होगा वो तो रजिस्टर्ड ही होगा ना। तो अभी इस केस में वो जब इनवॉइस रेस करेगा, तो वो गुजरात वाले मतलब नाम पे रेस करना पड़ेगा। आगे समझ। तो दिक्कत कहाँ आती है ज्यादातर केसेस में, B2B केसेस। दिक्कत से मेरा मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे ज्यादा एनहांस करनी पड़ती है आपको, B2B। B2C में तो क्या होता है, कोई कहीं से भी आया क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये ध्यान रखिए। नाउ अभी हम बात करते हैं किसका, GSTN नंबर का। ठीक है, अभी GSTN नंबर जो होता है वो कौन से बेस पे होता है, कौन कौन से बेस पे इश्यू किया जाता है, पैन बेस। समझ में आ गया। उसके अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, मतलब नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, नंबर नहीं होते एक्सक्लूसिवली। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, न्यूमेरिक। फिर ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पैन कार्ड नंबर। पहले 2 मतलब न्यूमेरिक जो है, जैसे गुजरात है तो गुजरात का कौन सा है, 24। आप किसी और स्टेट में जाओगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उस स्टेट का न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक है, फिर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। ठीक है, ये रैंडम नंबर है, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। बोले सर पैन कार्ड नंबर से बहुत फ्रॉड होता है। वो कभी बाद में चर्चा करेंगे जब आपके पास टैक्स का नॉलेज हो। अभी कुछ नॉलेज है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ कि कैसा फ्रॉड होता है। क्योंकि फ्रॉड करने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, अलग लेवल का नॉलेज होना चाहिए। और फ्रॉड पकड़ा ना जाए उसके लिए और अलग लेवल का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब जाके तो कर पाओगे। मतलब एक स्टोरी है इसकी कि जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो ना, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो वेटिंग लिस्ट या तो जो चार्ट बनता था ना, जहाँ पे आपका नाम वगैरह आता है, तो उसमें पहले वो लोग पैन कार्ड नंबर क्या करते थे, वो पैसेंजर का जो नेम होता है उसके नाम में पैन कार्ड, मान लो कि आपने इसने मान लो ड्राइविंग लाइसेंस दिया, बाजू वाले ने पासपोर्ट दिया है, ठीक है ना, उसने कोई वोटर आईडी दिया हो, मैंने पैन कार्ड नंबर दिया है, तो अभी होगा क्या, वो जो लिस्ट बन के आती है वो ट्रेन के आगे चिपका दे देते पहले, तो उसमें पैन कार्ड नंबर भी जाता है। तभी होगा क्या, मेरे पास तो किसी का पैन कार्ड नंबर आ गया। अभी इनकम टैक्स में एक चैप्टर है कॉल्ड TCS। तभी मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे 10 लाख रुपए का गोल्ड बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख का गोल्ड बाय करने जाऊंगा, पर उसमें मैं मेरा पैन कार्ड नंबर नहीं दूंगा, वो जो मुझे रैंडमली मिला ना उसका दूंगा। तो मान लो कि ये किसका पैन कार्ड नंबर है, क्या नाम है आपका लास्ट में, करण। ये किसका पैन कार्ड नंबर है, करण का पैन कार्ड नंबर है। मुझे पता नहीं कि करण कौन है, मेरे पास पैन कार्ड नंबर है, मैंने जाके वो सप्लायर को चिपका दिया जिसने मुझे गोल्ड बेचा है, और मान लो कि मोटर कार लिया, मतलब गाड़ी लिया, करण के नाम पे 50 लाख रुपए का मर्सिडीज बेंज लिया, और पैन कार्ड नंबर किसका दिया, करण का दिया। बायर कौन है, एलियन बायर। अब ऐसा लगता है ना, इनकम टैक्स वाले बोले यार ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये पैन कार्ड नंबर पे 50 लाख रुपीज का क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। अभी नोटिस किसको जाएगी, जो बायर है उसको नहीं जाएगी, वो किसको जाएगी, करण को जाएगी। बोले आपने 50 लाख रुपीज का मर्सिडीज लिया या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया उसका आप एक्सप्लेनेशन दो। करण बोले यार मुश्किल से एक एक्टिवा हमारे पास पड़ी है। अब मर्सिडीज की क्या बात करते हो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो बात अभी घर पे छोटी गाड़ी लेने की चल रही है, आप सीधा मर्सिडीज से पहुंच गए। बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि इस तरह से लोग क्या करते हैं, फेक बाइंग करते हैं, इसलिए उन्होंने पैन कार्ड नंबर तो छोड़ो, वो लिस्ट होता है ना वही चिपकाना छोड़ दिया। समझ में आ रहा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा स्टोरी है। 2013 या 14 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसे सब होते थे कि मैं किसी का पैन कार्ड नंबर रैंडमली ले लूंगा और किसको दे दूंगा। इसकी वजह से पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर क्या करना पड़ा, लिंक करना पड़ा। अभी नॉर्मली सप्लायर को भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको और KYC डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, जो बाहर आया उससे ले लें। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पैन कार्ड नंबर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये ऐसे ही हवा में तीर मारा है, ठीक है ना, ये किसी का पैन कार्ड नंबर नहीं है।
उसके बाद एक ही मिनट, उसके बाद 3 नंबर और होंगे, वो भी अल्फा न्यूमेरिक होंगे, 1ZW ऐसा कोई भी कोड हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसका क्या कोड होता है। तो इन टोटल कितने नंबर हुए, ये अल्फा न्यूमेरिक कितना हुआ, 15 डिजिट का होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या होगा, स्टेट कोड होगा, ये आपका पैन कार्ड नंबर होगा, और ये ऐसे आइडेंटिटी कोड आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम बाद में डिकोड करेंगे। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको पता करना है कि जो बिल है उसके अंदर वो बिल कहाँ से रेज हुआ है, सप्लायर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो कहाँ से आप पता कर सकते हो, ये स्टेट कोड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो स्टेट कोड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको स्टेट कोड याद नहीं रखने होते, जब प्रैक्टिस में होते हो तब आप पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है, उसमें जाके इजीली देख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, सो ये ध्यान रखिए। नाउ अभी तो कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा B2B का डिस्कशन और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने B2B का बात की, मतलब क्या है ये, बिजनेस टू बिजनेस। तो अभी कोई भी सप्लाई चेन होती है, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, गुड्स। तो कोई भी सप्लाई चेन होती है तो उसमें सबसे पहले गुड्स कहाँ से ऑपरेट होता है, जो मैन्युफैक्चरर होगा वहां से ऑपरेट होगा। मैन्युफैक्चरर से वो किसके पास जाता है, किसके पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से कहा रिटेलर के पास, और रिटेलर से कहा जाएगा एंड यूजर के पास। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। सो से फॉर द एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरर जो है उन्होंने 40 लाख रुपीस का इनवॉइस इशू किया है, और ये मैन्युफैक्चरर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है दिल्ली में, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मतलब कौन से सिटी में लोकेटेड है, जयपुर में। 40 लाख रुपीस का उन्होंने इनवॉइस रेस किया है। अभी इस केस में होगा क्या दोस्तों, जीएसटी है कितना, तो जीएसटी है इसके ऊपर 12%। कौन सा वाला जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आई, क्योंकि कौन सा मूवमेंट है ये, इंटरस्टेट। स्टेट बदल गया ना सर, ये स्टेट कब कब बदलता है कैसे, तो उसके लिए अलग से एक चैप्टर है कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 12%। तो ये बताएगा कोई कितना आएगा, 4,80,000। सो ये इन टोटल कितना टैक्स, मतलब इनवॉइस आपने रेज किया 44,80,000। ओके, अभी ये गुड्स किसके पास पहुंच गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया। अभी डिस्ट्रीब्यूटर घर पे थोड़ी ना यूज करेगा ये गुड्स, वो भी आगे बेचेगा ना। तो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको बेचा, होलसेलर को। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन ऐड करके बेचेगा, बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ही ना उसका। तो ये मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को वो गुड्स कितने में पड़ा, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि सर 40 लाख में पड़ा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ही बोल सकते हैं कि नहीं सर 44.8 लाख में पड़ा। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट कितनी है, आपने कितना पे किया होगा उसको, 44,80,000। हाँ है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे होंगे कि नहीं सर 40 लाख भी हो सकता है। तो दोनों चीजों के और दोनों ऑप्शंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या आउटकम होगा। अभी ये मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, वो जीएसटी नंबर तो होगा ही उसके पास। एक ही ट्रांजेक्शन 40 लाख का हो रहा है, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा तो टर्नओवर तो 40 लाख से क्या होगा, ज्यादा ही होगा।
तो उसके पास जो जीएसटी नंबर है, अभी इसमें क्या होगा, 40 लाख रुपए वो अपने पास रखेगा और बाकी का जो 4,80,000 रुपए होगा वो क्या करना पड़ेगा, खुद के पास रखना है कि डिपॉजिट करवाना है? डिपॉजिट। तो हमने जीएसटी डिपॉजिट करवा दिया, तो इस केस में कितना, 4,80,000। अभी डिपॉजिट कैसे करवाते हैं, जाओ और 4,80,000 दे दो और देके आ जाओ, ऐसा कि डिपॉजिट करने का कोई मेथड होता होगा, कोई मैनर होता होगा, ठीक है। तब ये जब 4,80,000 रुपए आप डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना उसका क्या नंबर देना पड़ेगा, जीएसटी का। किसका नंबर देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। कौन है डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जयपुर में जो पर्सन है उसका आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। एक पोर्टल होता है कॉल्ड जीएसटी पोर्टल, ठीक है। अगर टाइम आज परमिट करेगा तो आपने देखेंगे कि क्या होता है पोर्टल के अंदर। तो आपको जाके क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या दे देना है, नंबर दे देना है, और उसके नाम पे आपने ये जो 40 लाख रुपए का बिल बना है वो आपको वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। तो उसके नाम पे 4,80,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट हो जाएगा। कितना क्रेडिट हो जाएगा, 4,80,000। समझ में आ गया। तो अभी इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, 4480 दिया या 40 लाख दिया। मैन्युफैक्चरर को उसने 44,80,000 नहीं दिए, उसको मैन्युफैक्चरर को उसने कितना पैसा दिया हुआ है, 40 लाख ही दिया हुआ है। तो सर उसने पेमेंट तो 44,80,000 का की, बट वो 44,80,000 में से 4,80,000 तो उसने किसको दिया। तो अभी आप ऐसा बताओ कि गवर्नमेंट जीएसटी किससे कलेक्ट कर रही है, टेक्निकली वो जो बायर है उससे कलेक्ट कर रही है, बट बायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता नहीं है, इसलिए हमने किसको बोला कि तू कलेक्ट करके हमें दे दे। तो हमने जीएसटी कलेक्ट किस से किया है, सप्लायर से, बट लीवी किसके ऊपर किया, बायर के ऊपर किया। बट बायर के साथ हम डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट में आ सकते, इसलिए हमने सप्लायर को बोला, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पे जाके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमने तो टैक्स किससे ले लिया, सप्लायर से ले लिया, लेकिन सप्लायर को ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किससे टैक्स लिया हुआ है। तो जो बायर होगा, तो बायर को किस तरह से हम पहचानेंगे, अगर मान लो वो कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है, तो पहचानने की कोई जरूरत है नहीं। पर अगर मान लो वो सामने भी बिजनेसमैन है, तो वो जो बिजनेसमैन है वो गुड्स को किस पर्पस के लिए खरीद रहा है, कंज्यूम करने के लिए कि फर्दर सेल के लिए, फर्दर सेल के लिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर उस गुड्स को कंज्यूम थोड़ी ना कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर तो उस गुड्स को क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई करेगा। तो अभी आप बताओ कितनी कॉस्ट हुई उसकी, कितनी कॉस्ट हुई उसका, कॉस्ट कितना होगा उसका, कॉस्ट 44.80 लाख नहीं होगा, उसका कॉस्ट कितना होगा, 40 लाख। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी मान लीजिए उसका कॉस्ट हो गया 40 लाख, उसने बोला कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो मेरा प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो हम 8 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड करेंगे, राउंड फिगर रखते हैं, 25% कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 लाख हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बेसिक्स है बट ये क्लियर होना जरूरी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। अभी ये गुड्स आप किसको बेच रहे हो, होलसेलर। होलसेलर को हम कितना जीएसटी लगाएंगे, 12% ही लगेगा ना, क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स थोड़ी ना चेंज है, गुड्स तो वही क्वालिटी है, कैरेक्टर तो उसका वही है, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी ना मैन्युफैक्चरर है। तो रेट तो पूरी साइकिल में सेम ही रहेगा। कितना जीएसटी आएगा इसमें, 6 लाख। तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पेमेंट उसको करना है, 56 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर का हिसाब निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कितना जीएसटी पे करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर इस केस में कितना जीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो देखिएगा उसको कितना पे करना है, 6 लाख रुपए पे करना है, हाँ या ना। तो क्या वो 6 लाख एडिशनली देगा, बोले 6 लाख में से तो 4,80,000 में दे चुका पहले, हाँ या ना, 480 तो दे दिया ना। बोले कहाँ दिया, बोले इसको दिया ना, किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया। तो अभी आपको एडिशनली कितना जीएसटी पे करना है, 1,20,000 जीएसटी आपको क्या करना है, पे करना है। अगर इसको थोड़ा डिफरेंट वे में समझना है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को किस पे जीएसटी चाहिए, जो गुड्स पहले 40 लाख का था तो उस पे ले लिया 40 लाख का जीएसटी। अभी वो गुड्स किस पे हो गया, वो 40 का 50 हो गया ना,
तो आपको तो इंक्रीमेंटल वैल्यू पे जीएसटी लेना चाहिए ना। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी हुई? 10 लाख हुई ना। तो 10 लाख का 12% करूंगा तो 1,20,000 होगा। गवर्नमेंट बोले नहीं 480 भी दो और 6 लाख भी दो। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा? माथा वाथा खराब हो गया क्या? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो फिर टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा ना। एक बार टैक्स लिया, फिर दूसरी बार टैक्स लिया। वो जो कंज्यूमर होगा उसके पास जाते जाते गुड्स, मेरे हिसाब से जितना गुड्स की वैल्यू होगी उससे ज्यादा तुमने जीएसटी ले लिया। सप्लायर बोलेगा ये जबरदस्त है, हमारा मार्जिन कम है और तुम्हारा मार्जिन क्या है? ज्यादा है। एक काम करो, आप धंधा संभालो, हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ऊपर का तुम रख लेना, बाकी का हमें दे देना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस ये जो 4,80,000 को हमने एडजस्ट किया ना, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना। इनपुट मतलब इनपुट लिया ना मैंने, इनवर्ड, जो मैंने गुड्स बाय किए उसके ऊपर जो टैक्स मैंने पे किया वो मैंने एडजस्ट कर दिया। बट ये कब मिल सकता है? जब कौन से नेचर का सप्लाई हो? आप B2C वाले हो, आपने कहीं जाके गुड्स परचेस किया, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, बट वो जो उसने बिल रिलीज किया उसकी चिट्ठी आपके पास है। आप आईटीसी मांग रहे हो, बोले मुझे आईटीसी दो। गवर्नमेंट बोले प्रूफ क्या है? बोले मेरे पास ये चिट्ठी है। गवर्नमेंट बोले ऐसी चिट्ठी तो बहुत मिलती है 2-2 रुपए में, हमारे पास तो डिटेल आया नहीं तेरा, तो हम तो आपको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? अभी गुड्स आगे किस पे, मतलब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी होलसेलर के लिए क्या होगा बताओ? उसके लिए कॉस्ट क्या होगा? होलसेलर के लिए क्या प्राइस होगा? कॉस्ट 56 लाख होगा या 50 लाख होगा? 50 लाख होगा ना। 50 लाख रुपीज उसका कॉस्ट है और क्रेडिट उसकी कितनी है? 6 लाख। और ये क्रेडिट वो कब यूज करेगा? जब उसके ऊपर फर्दर क्या आएगी? जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। समझ रहे हो ना? तो होलसेलर आगे किसको गुड्स बेचेगा? रिटेल में जाएगा। तो मान लो कि उसने 50 लाख रुपीस के ऊपर अपना 10 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो वो गुड्स कितने में बिकेगा? 60 लाख। जीएसटी का रेट तो सेम ही रहेगा, एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज? 12। तो कितना आएगा अभी? 7,20,000। तो ये हो गया 67,20,000 का इनवॉइस। अग्री करते हो? अभी डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया तो होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा इस केस में? तो उसको कितना पे करना था? 7,20,000। उसमें 6 लाख तो वो ऑलरेडी किसको दे चुका? डिस्ट्रीब्यूटर को दे चुका। समझ में आ गया ना? तो डिस्ट्रीब्यूटर को उसने दे दिया, तो 6 लाख यहाँ से हम माइनस कर दो, तो 1,20,000 उसको इंक्रीमेंटल क्या करना है? जीएसटी पे। आप क्या मानते हो, जीएसटी मतलब सिर्फ सेल पे जीएसटी पे का होता? जब आप वर्ड ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करते हो तो ट्रांजेक्शन मीन्स इट इज अ परचेस एंड सेल। समझ में आ रहा है? तो आई एम पेइंग जीएसटी ऑन परचेस एज वेल एज आई एम पेइंग द जीएसटी ऑन सेल। So whenever the GST of sale should be adjusted against GST of purchase. समझ में आ गया ना? मुझे जीएसटी सिर्फ सेल पे करना है कि जीएसटी में बाय पे भी कर, मतलब जब मैंने गुड्स बाय किए तभी भी तो मैंने जीएसटी पे किया ना। तो जब मैं सेल वाला जीएसटी पे करने वाला होता हूँ, तो जब मैंने परचेस के टाइम पे दिया होगा वो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफसेट करके देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बहुत ही सिंपल मेथड से याद रखना है, ठीक है? कितने का गुड्स है? 60 लाख का। सरकार के पास कितना जीएसटी जाना चाहिए? 7,20,000। उसमें से 480 किसने दिया? 480 किसने दिया? मैन्युफैक्चरर ने दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने और कितना दिया? 1,20 दिया। 6 का हिसाब आ गया। होलसेलर और कितना देगा? 1,20। हो गया 7,20। समझ में आ गया? अभी किसके पास जाएगा वो? अभी वो जाएगा एंड यूजर के पास। अभी ये एंड यूजर मे बी रजिस्टर्ड हो सकता है, मे बी अनरजिस्टर्ड हो सकता है। इतना हैवी परचेस करा है तो चांसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आर हाई। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो मान लीजिए कोई एंड यूजर है, तो एंड यूजर को हम कितने में बेचते हैं? तो एंड यूजर में वो रिटेलर ने अपना मार्जिन 10 लाख रुपए ऐड करके 70 लाख में बेचा। तो अभी देखो कितना आता है 20%, 8,40,000। तो बिल कितने का रेज करेंगे? 78,40,000। तो रिटेलर कितना जीएसटी पे करेगा इस केस में? 840 उसकी लायबिलिटी है, हाँ है ना? बट उसने ऑलरेडी 7,20 तो दे दिया है ना। ये आपकी, अगर अकाउंट के टर्म से बोलो तो ये आपकी लायबिलिटी और ये आपकी क्या है?
असेट। अब क्रेडिट है तो क्या लिया, आपके लिए असेट हो गया ना। तो 840 माइनस कितना करेंगे, 720, तो आपको और कितना पे करना है, 120। आ गया समझ। कोइंसिडेंटली हर जगह 1,20,000 आ रहा था, जरूरी नहीं है कि हर जगह 120 आई, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। एंड यूजर तक, अभी जीएसटी किससे लेना था हमें, एंड यूजर। तो एंड यूजर तक गुड्स पहुंचते पहुंचते कितना जीएसटी हमारे पास आना चाहिए। तो 70 लाख का डायरेक्ट 12% आप करोगे तो कितना आएगा, 840। तो 840 में मैंने आपको बता दिया, उसमें 480 किसने दिया, 480 किसने दिया, मैन्युफैक्चरर ने दिया। 120 किसने दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया। होलसेलर ने कितना दिया, 120। और रिटेलर ने कितना दिया, 120। आ गया समझ। तो सर जरूरी है कि इस केस में हर जगह कंप्लायंसेस प्रॉपर हो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो कि किसी ने कुछ डिफॉल्ट किया है, तो वो डिफॉल्ट को हम किस तरह से डील करेंगे वो आगे के चैप्टर में आएगा। मतलब मिसमैच हुआ, मिसमैच मतलब मैंने गुड्स परचेस किया, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गुड्स परचेस किया ना, कितने का गुड्स परचेस किया, 40 लाख का, उस पे 12% जीएसटी, 4,80,000 पे किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैन्युफैक्चरर ने वो इनवॉइस अभी तक पोर्टल पे अपलोड ही नहीं किया, तो क्या होगा, तो दिक्कत आएगी ना। समझ में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तभी क्रेडिट दे सकती है जब वो मैटर उसके सामने आ जाती है। समझ में आ गया ना। तो एक बार मैटर मेरे सामने आएगी तब जाके तो मैं आपको क्रेडिट दे पाऊंगा। बट मान लो कि वो जो मैन्युफैक्चरर था उसने इनवॉइस अपलोड ही नहीं किया आपका, कहाँ पे अपलोड करना होता है, जीएसटी पोर्टल, तो उसने अपलोड तक नहीं किया, तो अभी क्या करे, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट बोले हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो हम आपको कैसे क्रेडिट दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बोले हमने तो पे किया है। गवर्नमेंट बोले वो बात सही है आपकी, बट वो आपका और डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच का डिस्प्यूट है। आप उसके साथ जाके क्या करो, बात करो, उसको बोलो कि आप बिल क्या करो, अपलोड करो। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं जैसे ही बिल अपलोड करता हूँ तो सामने लायबिलिटी भी तो आती है ना, हाँ है ना। तो लायबिलिटी रेज होगी तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। मैन्युफैक्चरर के पास पैसा नहीं होगा तो उसने बिल भी अपलोड नहीं किया होगा। समझ में आ गया। 10 टाइप के ऐसे चीजें हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, टैक्स का अवॉइडेंस करते हैं, टैक्स का इवेजन करते हैं। और कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जहाँ पे जीएसटी में लोग बच भी जाते हैं। वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है B2B वाले में, गुड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मैन्युफैक्चरर्स, और वो कहाँ तक गया, एंड यूजर तक गया। उसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले ही आपको मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर में ही आपको प्लेस बताया, उसके बाद नहीं बताया। अभी मान लो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो है, तो डिस्ट्रीब्यूटर है जयपुर का, होलसेलर भी जयपुर का है, तभी होगा क्या, वो तो इंट्रा स्टेट हो गया। होलसेलर और रिटेलर वो भी क्या है, नॉर्मली कोई भी रिटेलर होगा तो वो सेम स्टेट के होलसेलर के पास जाएगा ज्यादातर केसेस में, तो वो भी जयपुर में ही है मान लो, तो सेम स्टेट हो गया। अभी रिटेलर भी जयपुर के अंदर है, और वो जो एंड यूजर है वो भी जयपुर के अंदर है, और मान लो एंड यूजर अनरजिस्टर्ड होगा तो वो जयपुर नहीं अहमदाबाद से, तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो बताया ना थोड़ी देर पहले। तो इस केस में मान लो वो जो बायर है वो जयपुर से आया है, मान लो अफ्रीका से भी आया है, कहीं से भी आया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी किस कौन सी गवर्नमेंट के पास आएगा, ये जो 7,20,000 है ना, सॉरी 8,40,000 है, ये 8,40,000 में से 50% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और 50% किसके पास जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि एंड यूजर कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान। एंड यूजर मतलब जो रिटेलर जिसको गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। आ रहा है समझ। टेक्निकली ऐसा सब कुछ एग्जाम में नहीं आता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस के जीएसटी का मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। बट मान लो कि यहाँ पे सर्विस का होता था, तो सर्विस में क्या इतनी बड़ी साइकिल होती है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर बैठा और यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट बैठा, बात खत्म हो गई। आ रहा है ना समझ में। तो उस केस में इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे सप्लाई क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सर्विस का कोई फर्दर सप्लाई होता है क्या, सर्विसेज तो कंज्यूम हो जाती है ना, तो सर्विसेज का कोई फर्दर सप्लाई नहीं होता है, बट गुड्स का क्या हो सकता है, फर्दर सप्लाई होता है। अभी मैंने किसी से सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, उसको मैंने बोला कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपको बना के देगा, तो ये वन काइंड ऑफ सर्विस हो गया।
तो उस केस में कोई फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन होता है सर्विस के अंदर। बट गुड्स में तो क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है गुड्स का, फर्दर सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें ये सब कुछ चेक करना होता है। कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है, नाउ अभी बात करते हैं जीएसटी नंबर जो होगा। ठीक है, वो आपके पास सिंगल नंबर होना चाहिए या फिर मल्टीपल नंबर होने चाहिए। मतलब अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बोले तो क्या आपके पास सेंट्रलाइज नंबर हो सकता है जीएसटी के अंदर? ऐसा इंटरव्यू में एक दो स्टूडेंट्स को पूछा था सीए में फाइनल कंप्लीट करने के बाद कि क्या जीएसटी में सेंट्रलाइज नंबर पॉसिबल है? तो टेक्निकली आंसर इसका क्या आएगा? नो। क्यों नो आएगा? जीएसटी में पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। बट स्टेट गवर्नमेंट तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, वही तो क्वेश्चन है ना। तो मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अलग अलग कंट्रीज में भी उनका बिजनेस है, एज वेल एज इंडिया में भी उनका 12-13 स्टेट्स में क्या है, बिजनेस है, अलग अलग आउटलेट्स हैं। ठीक है, तो अभी मान लो कि वो जो एमएनसी कंपनी है उसका एचओ कहाँ पे है? उसका एचओ कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। तो ऑब्वियस है कि उनका जो जीएसटी नंबर होगा वो कौन से स्टेट में होगा? महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, लेकिन अभी उनकी अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, ऐसी टोटल बहुत सारी ब्रांच है, टोटल 12-13 स्टेट्स में उनका बिजनेस है। तो एक ब्रांच उनका गुजरात के अंदर है, फिर तमिलनाडु में भी है। ठीक है, फिर कर्नाटका में भी है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट में है, जो बड़े स्टेट्स है उसमें सारी जगह पे है। तो अभी आप यहाँ पे भी बिजनेस करते हो, अभी आप यहाँ पे भी बिजनेस करते हो। ठीक है, तो अभी कस्टमर आएगा तो वो थोड़ी ना मुंबई वाले एचओ पे गुड्स लेने के लिए आएगा, वो तो जिस ब्रांच पे लोकेटेड है वहां पे आएगा। तो उसने मान लो कि गुजरात वाली ब्रांच था, उस पे जाके कुछ गुड्स परचेस किए। तो अभी आप बिलिंग करोगे, मतलब जब आप इनवॉइस रेस करोगे, तो क्या वो मुंबई वाला एचओ इनवॉइस रेस करेगा कि वो जो ब्रांच होगा वो रेस करेगा? ब्रांच होगा वो रेस करेगा। बट ब्रांच जब इनवॉइस रेस करेगा तो जीएसटी नंबर किसका मेंशन करना पड़ेगा? एचओ का। मान लो एचओ का मेंशन कर भी देते हैं तो क्या होगा? वो पैसा किसके पास जाएगा? टेक्निकली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है? टेक्निकली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात ना। तो पैसा किसके पास जाना चाहिए? गुजरात। तो आप नंबर किसका यूज कर रहे हो? महाराष्ट्र का। तो आपको नहीं लगता कि ये तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो जाएगा? तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो और दूसरे स्टेट में आपका क्या है, ब्रांच है, तो फॉर ब्रांच यू हैव टू टेक द सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इसलिए आपको जीएसटी में सिंगल नंबर नहीं मिलेगा अनलेस अगर आप एक ही स्टेट में बिजनेस करते हो तो बात अलग है। मान लो आपका गुजरात नहीं है और आउटसाइड गुजरात आपका कोई ब्रांच ही नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर मान लो आपके मल्टीपल प्लेसेस हैं, और मल्टीपल प्लेस कौन से स्टेट में आते हैं? कौन से स्टेट में आते हैं? डिफरेंट स्टेट। तो आपको हर स्टेट में क्या करना पड़ेगा? नंबर अलग से लेना पड़ेगा। हावेवर जब आप नंबर अलग से लेने जाओगे ना, तो सिर्फ क्या चेंज होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो जीएसटी नंबर बताया ना, कहाँ गए? ये जो स्टेट कोड मैंने आपको बताया ना, यही चेंज होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड चेंज हो सकता है, पर ये पैन कार्ड नंबर तो आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आगे समझ में, क्योंकि पैन कार्ड नंबर तो पूरे इंडिया में क्या होता है, एक ही मिलता है। एक व्यक्ति के दो से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी है।
और अगर बहुत बड़ा कांड किया है तो इम्प्रिजनमेंट भी होगा। समझ में आ गया ना? आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नंबर है तो क्या होगा? नहीं चलेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, और एक लेवल से ज्यादा का अगर आपने स्कैम किया होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। सो आपको हर स्टेट में नंबर लेना पड़ेगा। क्यों हर स्टेट में क्यों नंबर दिलवाया? जो भी सप्लाई जिस स्टेट से मतलब जिस ब्रांच से हुआ होगा वो कंसर्न ब्रांच क्या करेगी? जीएसटी पे करेगी। तो गुजरात वाला ब्रांच गुजरात में जीएसटी पे करेगा, तमिलनाडु वाला ब्रांच तमिलनाडु में जीएसटी क्या करेगा? पे करेगा। समझ में आ गया? तो जीएसटी को पैन बेस क्यों रखा होगा? आपको क्या लगता है जीएसटी क्यों पैन कार्ड नंबर पे रखा होगा? आपको थोड़ा ऐसे दिमाग चलाओ, उसमें कुछ अलग नहीं कर सकते थे? वोटर आईडी नंबर नहीं डाल सकते थे? थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ क्या होगा उसमें। बताओ, कोई तो बताओ। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको कौन से टैक्स पे करने पड़ेंगे अगर आपके सिलेबस की बात करो? एक आपको इनकम टैक्स पे करना है, दूसरा आपको क्या पे करना है? जीएसटी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, लोग टर्नओवर ज्यादा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टर्नओवर ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि उसके आप बिजनेस इमेज अच्छी दिखती है, बोले अच्छी कंपनी है क्योंकि टर्नओवर क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है ना? और वेल्थ ज्यादा बताते हो आप। लेकिन सेम मैटर जब इनकम टैक्स में आती है तब आप टर्नओवर को क्या कर देते हो? कम कर देते हो, मैनिपुलेट करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या देना पड़ता है? इनकम। और इनकम टैक्स जेब से देना पड़ता है। जीएसटी आपको खुद की जेब से नहीं देना होता, वो किसी और की जेब से निकाल के देना होता है। अगर हम इसको थोड़ा फनी वे में समझे, गवर्नमेंट ने जीएसटी का थप्पड़ किसको मारा? सप्लायर को। सप्लायर को साथ में क्या बोला? नहीं पसंद आया, तू आगे मार। यही बात हो गई ना। हमने पहले किसको थप्पड़ मारा? सप्लायर को। सप्लायर बोले नहीं पसंद आया, तू क्या कर, आगे मार। मतलब मैन्युफैक्चरर ने किसको मारा? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं समझ, तू आगे, फिर तू आगे। वैसे करते करते किसको लास्ट में थप्पड़ पड़ेगा? जो एंड यूजर होगा उसको पड़ेगा ना। तो अभी क्या होगा कि आप इनकम टैक्स में टर्नओवर कम दिखाते हो और जीएसटी में आप टर्नओवर क्या करते हो? ज्यादा। तो ये तो गलत है ना। जो टर्नओवर है वो दिखाओ ना यार। तो अभी मान लो कि हम बात करते हैं कि जीएसटी में आपने टर्नओवर दिखाया 22 करोड़, और इनकम टैक्स में आपने टर्नओवर कितना दिखाया? 12 करोड़ का टर्नओवर दिखाया। तो एट द सेम टाइम मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या अंडर रिपोर्टिंग हो गया ना यहाँ पे? तो 10 करोड़ रुपए का अंडर रिपोर्टिंग हो गया, तो ये तो क्लियर कट आपने इनकम को क्या किया? इवेड किया। तो इस केस में क्या होगा सर? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका टर्नओवर 22 करोड़ है? आपका जीएसटी नंबर कौन से बेस है? पैन कार्ड बेस है। तो पैन कार्ड बेस हो गया, तो ये जीएसटी में आपने टर्नओवर कितना बताया? 22। तो एट द सेम टाइम जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तभी भी आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 22 ही होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अगर मान लो कि कोई प्रोफेशनल ऐसा करता पकड़ा जाता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सीए में कैसे बना। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक लेवल की क्या की है, मिस्टेक की है ना। दोनों जगह टर्नओवर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। 22 22 दोनों जगह दिखना चाहिए। अभी ये तो क्या हो गया कि 12 करोड़ और 22 करोड़, 10 करोड़ रुपए का सीधा क्लियर कट आपको नोटिस आ सकता है। पहले के टाइम का जो लॉ था ना, मतलब जब वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स हुआ करता था, उस टाइम पे इस तरह से क्या होता था, कम्युनिकेशन नहीं होता था। अभी तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के बीच में क्या होता है? सिस्टम कम्युनिकेट होती है क्योंकि जीएसटी नंबर ही क्या हो चुका है? पैन बेस हो चुका है। बट पहले क्या होता था, वैट नंबर था ना, वो पैन बेस नहीं था। तो होता था क्या, वैट का टर्नओवर अलग, एक्साइज का टर्नओवर अलग, इनकम टैक्स का टर्नओवर क्या होगा? वैट वाले से हम इंफॉर्मेशन मांगते थे, वैट वाले बोले आप हमारे लोग नहीं हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। पर अभी तो जीएसटी और इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स में ज्यादा टर्नओवर दिखाया। मान लो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि 40 लाख तक नंबर नहीं ले लें,
आपने इनकम टैक्स में गलती से 48 लाख टर्नओवर बता दिया और आपने नंबर अभी तक नहीं लिया जीएसटी का, तो क्या होगा? 48 लाख टर्नओवर आपने दिखा दिया इनकम टैक्स में और जीएसटी का नंबर आपने अभी तक लिया। जीएसटी वाले पहुंच जाएंगे आपके यहाँ, बोले क्यों नंबर नहीं लिया? आपका टर्नओवर तो क्या हो गया, 40 लाख से क्या है ज्यादा, तो आपको नंबर लेना चाहिए था, पर अभी तक आपने नंबर लिया। आगे समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए उन्होंने जो नंबर था वो उसको कौन से बेस पे रखा? पेन बेस रखा, ताकि सारा डेटा सिंक्रोनाइज हो सके। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कहीं पे भी एकेडमिक डिस्कशन कर ही नहीं रहे, पूरे सेशन में कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं किया मैंने, कोई डेफिनेशन तक नहीं बताई आपको। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो प्रैक्टिकली जो चीजें होती है किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। समझ में आ गया? एक और प्रैक्टिकल बात, फिर एक आधी डेफिनेशन हम करते हैं। अभी मान लीजिए कि यू आर अ सप्लायर, so whenever the term supplier means you are a with supplier, you are with supplier, registered supplier. Registered मतलब आपके पास क्या है? जीएसटी का नंबर, ठीक है, मतलब बिजनेस सर्टिफिकेट है आपके पास। सो अभी मान लीजिए कि अगर आपको अपनी जीएसटी ऑब्लिगेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपनी जीएसटी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करनी है तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या फाइल करना पड़ता है? रिटर्न। कोई भी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए आपको क्या फाइल करना होता है? रिटर्न। जैसे इनकम टैक्स पे करना है तो मान लो आपको 5 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करना है, तो आपको क्या लगता है 5 लाख रुपए लेके जाओगे इनकम टैक्स ऑफिस में दे दोगे और ले लेगा? बोले ऐसे नहीं होता भाई, आपको क्या भरना पड़ता है? स्टेटमेंट दो, उसके साथ बुक्स अटैच करो और साथ में रिटर्न क्या करो? फाइल करो, और रिटर्न में मेंशन करो कि मैं 5 लाख रुपए का क्या कर रहा हूँ? पेमेंट कर रहा हूँ। और वो पेमेंट 5 लाख रुपए कैश होता नहीं है, वो आपको कैसे पे करना पड़ेगा? ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जीएसटी में भी आपको क्या फाइल करने पड़ेगा दोस्तों? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर रिटर्न के लिए पहले क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर। अब ये जीएसटी नंबर या तो आपने वॉलंटरीली लिया होगा या तो कंपलसरी आपको दिया गया होगा, ठीक है? तो अभी रिटर्न कितने फाइल करने हैं तो ध्यान से सुनना, ठीक है? 3 रिटर्न ऐसे टेक्निकली होते हैं, ओके? अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। एक होगा क्या आपका? GSTR 1, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न नंबर 1। दूसरा होगा आपका क्या? GSTR 2A। और ये दोस्तों जो होता है ना, ये आपको फाइल नहीं करना होता है, ये क्या होता है? ऑटो पॉपुलेट होता है। ऑटो पॉपुलेट मतलब सिस्टम अपने आप इस रिटर्न को क्या करती है? ऑटो जनरेट करती है, आप ऐसा मान लो। एंड थर्ड होता है आपका क्या? GSTR 3B। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? समरी रिटर्न। तो अभी जो जीएसटी दोस्तों आपको जो पे करना होता है ना, जीएसटी ऑब्लिगेशन आपको क्या करनी होती है? एवरी मंथ डिस्चार्ज करना है। कुछ केसेस में क्वार्टरली भी करनी होती है, बट आपको जीएसटी एवरी मंथ पे करना होता है। मतलब मान लो अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने जो भी गुड्स और सर्विसेज क्या किए, परचेज किए हैं या तो सप्लाई की, उन सबका डिटेल मुझे जीएसटी पोर्टल पे देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अभी दिसंबर खत्म हो गया, उसके बाद आपको अपना रिटर्न ऑब्लिगेशन देखना पड़ेगा। तभी एवरी मंथ आपको जीएसटी पे करना होता है। वो जीएसटी आपको कब पे करना होता है? तो हर नेक्स्ट मंथ के 20th डे पे आपको पे करना होता है। कभी कभी 22 तारीख भी होती है, ठीक है ना? वो एक्सटेंशन आता रहता है। तो कब तक आपको पे करना है? तो अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ December 21, तो December 21 का जीएसटी मुझे कब तक पे करना है? 20th of January और 22nd of January, ठीक है? उस दिन मुझे क्या करना है? जीएसटी पे करना है। लेकिन कैसे पे करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स उन्होंने बताया हुआ है, रिटर्न उन्होंने बताया। सबसे पहले आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? जीएसटी रिटर्न। ये जीएसटी रिटर्न या तो आपको 10th डे पे फाइल करना होता है, या तो आपको कौन से डे पे फाइल करना होता है? 11th। मतलब मान लो कि अभी दिसंबर चल रहा है तो कब फाइल करना पड़ेगा? 11 चल रहा है। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है
जो भी आपने कौन से सप्लाई किए, जो भी आपने कौन से सप्लाई किए आउटवर्ड, कौन से सप्लाई आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब समझ में आ रहा है, आउट मतलब बेचा, इन मतलब आया, समझ में आ रहा है ना। तो जो भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया है, इसको अगर मैं लेमन टर्म से बोलूं तो जो भी मैंने क्या किया है सेल किया है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे क्या करनी है, सारी डिटेल्स मुझे क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, फर्निश करनी पड़ेगी। वो सारी डिटेल्स मैं उनको क्या कर दूंगा, फर्निश कर दूंगा। अब ये डिटेल्स में कौन सी डिटेल्स होगी, B2B वाली भी होगी और कौन सी होगी, B2C। तो आप सर को बोल रहे हो, मतलब जीएसटी वालों को बोल रहे हो कि सर इस महीने में मैंने 50 ट्रांजेक्शन किए हैं, 50 ट्रांजेक्शन में से कुछ ट्रांजेक्शन मेरे B2C वाले हैं और कुछ ट्रांजेक्शन मेरे क्या है, B2B वाले। आ रहा है समझ में। तो ये जो GSTR 1 में जो आप क्या करोगे, ये जो GSTR 1 में जो आप अपना आउटवर्ड डिटेल्स दोगे, उसके बेसिस पे क्या डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे आपकी क्या डिसाइड होगी, लायबिलिटी। आ गया समझ में। तो मान लो आपने जो 50 ट्रांजेक्शन किए उसमें कुछ तकरीबन 40 लाख रुपए का सेल था और सब पे 18% यूनिफॉर्म GST है, ठीक है। तो कितना होगा ये 7,27,000, मतलब 47,20,000 आपका ये इनवॉइस हुआ होगा इन टोटल। 50 इनवॉइस का ये टोटल है। अभी ये जो 40 लाख रुपए का गुड्स आपने बेचा, इसको बेचने के लिए आपने गुड्स को क्या किया होगा, गुड्स को बेचने के लिए गुड्स को बाय तो किया होगा ना। या तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने रॉ मटेरियल बाय किया होगा, पर कुछ तो आपने प्रोक्योर किया होगा। तो ये बाय किया होगा, तो जिससे बाय किया होगा वो भी तो क्या होगा, वो भी तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो मान लीजिए कि ये हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी है, एक्स लिमिटेड। उसने बाय किससे किया था, वाई लिमिटेड से बाय किया। तो वाई लिमिटेड को भी सेम टू सेम 3 रिटर्न एप्लीकेबल होते होंगे, GSTR 1, GSTR 2A एंड GSTR कौन सा होगा, 3B। उसको भी तो एप्लीकेबल होता होगा, सबके लिए एक समान। तो अभी जब वाई लिमिटेड GSTR 1 फाइल करेगा तो उसमें आपका नाम आएगा ना, क्योंकि उसने आपको बेचा तो आपका नाम आएगा ना उसके अंदर। तो उसने B2B सप्लाई किया है, किसको B2B सप्लाई किया है, वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड, समझ रहे हो। तो अभी क्या होगा, उसने डिटेल सबमिट कर दी, तो ये जो डिटेल्स उसने सबमिट की होगी ना, ये GSTR 1 की, वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आपके GSTR 2A में आ जाएगी। समझ में आया। तो GSTR 2A में आपको जाके मैन्युअली इंसर्ट करना है कि मेरा 4 लाख, मान लो कि ये 20 लाख रुपए का मैंने सामान लिया था, उस पर 18% GST लगा, कितना होगा 3,60,000। तो टोटल मैंने उसको कितना दिया होगा 23,60,000। उसमें से 20 लाख उसने खुद के पास रखा होगा और 3,60,000 किसको दिया होगा। तो यहाँ पे क्या एक्स लिमिटेड को मैन्युअली जाके 360 एंटर करना है कि वो सिस्टम ऑटो पॉपुलेट करेगी। समझ में आ गया ना। आपने जिससे गुड्स लिया होगा वो जैसे ही GSTR 1 फाइल करेगा, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके 2A के अंदर दिखने लगेगी। समझ में आ गया। भाई मान लो आपने एक ही व्यक्ति से लिया था ये गुड्स, ऐसा हो सकता है कि 2-3 व्यक्ति से लिया हो, ठीक है। तो अभी आप जाके क्या देखोगे, मान लो मैंने 3 सप्लायर से गुड्स लिया है, तो मैं जाके 2A में चेक करूंगा कि तीनों के तीनों ने बिल फाइल किए कि नहीं। अगर बिल दिख गए तो क्या होगा, ओके। मान लो एक जना मिसिंग है, तो खोल लगा उसको, बोले अभी तक तुमने 1 नहीं फाइल किया, क्योंकि जब तक वो फाइल नहीं करेगा तब तक वो मेरी क्रेडिट, समझ रहे हो मैं क्या बोल, जब तक वो फाइलिंग नहीं करेगा तब तक वो मेरी क्रेडिट बनेगी नहीं। और क्रेडिट नहीं बनेगी तो मैंने तो मेरे 1 में दिखा दिया ना, मैंने तो मेरे 1 में दिखा दिया, तो मेरी तो कितनी लायबिलिटी रेज हो गई, 720 की रेज हो गई। तो मुझे तो 22 तारीख को देना है ये GSTR 3B फाइल करूंगा। तो तभी आप 3B फाइल करने के लिए गए, तो मान लो सब कुछ एक्यूरेट था, सब लोगों ने, आप जिस लोगों से सामान लेते हो सब लोगों ने 1 अपना फाइल कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, 7,20,000, आपने कितना था GST, 3,60,000। तो अभी आपको कितना पे करना है, 3,60,000 आपको GST क्या करना है, पे करना है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। तो 3B क्या था, 3B में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। 3B में जो लायबिलिटी आएगी ना, वो ऑटो कहां से आ जाएगी, 3B में जो लायबिलिटी आती है वो किस में से आ जाएगी, जैसे ही आप क्या करोगे 1 फाइल करोगे, और वो 3B के अंदर 2A वाला अमाउंट वो लोग ऑटो क्रेडिट कर देते हैं, बोले ये आपका क्रेडिट है।
2A में इतना दिख रहा है, हम आपको इतना ही दे सकते हैं क्रेडिट, इसलिए इसका नाम क्या रखा, समरी रिटर्न। समरी मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, समराइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 3B में सिर्फ आपको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देनी नहीं होती, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन किसमें दी जाती है, DSTR पर। आ गया समझ। तो जो आप मान लो आर्टिकलशिप में जाते हो, जब आपका CA में कंप्लीट होता है, तो इनिशियली 3-4 दिन जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको यही सिखाएगा जो यहाँ पे सिखाया है, समझ में आया। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, फर्स्ट वाला तो नहीं आता आर्टिकलशिप में, पर आज का जो डिस्कशन हमने किया वो इसी के बेस पे था कि B2B इनवॉइस क्या होता है एंड B2C इनवॉइस क्या होता है। और अगर इसकी क्लैरिटी होगी तो आगे के चैप्टर्स में क्या रहेगा, और इजी रहेगा। समझ में आ गया। डेफिनेशन मैंने अभी तक GST की एक तक नहीं करवाई है। समझ में आया कि GST किस पे लगता है, क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कौन सी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, एक दो मैं छोटी मोटी बता भी देता हूँ आपको। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया सबको, रिटर्न समझ में आ गया ना। कौन सा फाइल करना है आपको, 2A नहीं फाइल करना। अभी इसमें एक और ऐड हुआ है, इसमें एक और ऐड हुआ है, पर वो अभी नहीं समझ में आएगा आपको। एक और ऐड हुआ है, दैट इज GSTR कौन सा 2B, वो भी ऑटो पॉपुलेट होता है, बट वो रिटर्न वाला चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे हम। बट अभी के लिए कितना याद रखोगे, 1 के बाद कौन सा याद रखना है आपको, 2A आपको मैन्युअली नहीं फाइल करना है। 2A सिस्टम अपने आप डेटा क्या करेगा, जनरेट। पर डेटा कहाँ से, मतलब जनरेट कहाँ से होगा, डेटा देखेगा कि आपने जिन लोगों से गुड्स परचेस किया होगा, ठीक है ना, उन लोगों ने अगर अपने रिटर्न फाइल किए होंगे तो वो जो डिटेल होगी वो आपके 2A में दिखने लगेगी। तो मान लो मैंने 10 लोगों से गुड्स लिया है या सर्विसेज लिया है, 10 में से 8 लोग ही दिख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 2 लोग मिसिंग है। तो रिकंसाइल करो कौन लोग मिसिंग है, उनके साथ कम्युनिकेट करो। आ रहा है ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फिर उसका क्या हम देखेंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे। मान लो 2 लोग हमने बोला फिर भी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो फिर हम पकड़ के मार तो नहीं सकते उन लोगों को। मान लो 2 लोग हैं वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, सो फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट चैप्टर, उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट करके एक चैप्टर आता है। हम उनसे रीजनेबली बोलेंगे कि रिटर्न आप क्या करो, फाइल करो। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। 1, 2A 3B याद रखना। 1 कब फाइल करना है, दिसंबर खत्म हो गया, 10 या 11 तारीख होती है, फाइल कर दो। 10 दिन बाद क्या आएगा, 3B आएगा। ठीक है ना। तो आपने जैसे ही 1 फाइल किया, तो आपने 1 फाइल किया, वैसे ही जिन लोगों ने आपसे सामान लिया होगा उनके 2A में दिखने लगेगा। ठीक है, और सिस्टम अपने आप समराइज करेगी और 10 दिन के टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या फाइल करना है, 3B। सर अगर हम नहीं फाइल करते तो, नहीं फाइल करोगे तो फिर बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो गई। दूसरा क्या होता है कि अगर आप नहीं फाइल करते हो तो पर डे पेनल्टी है, 50 रुपए वो लोग क्या लेते हैं आपसे, पेनल्टी लेते हैं। 2 दिन आपने लेट फाइल किया, बोले 100 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, दे देते 100 रुपए। बट मान लो 200 डेज हो गए तो अभी गिनो कितना होता है, 10,000 रुपए क्या देना पड़ेगा पेनल्टी। और पेनल्टी तो रिटर्न का लेट फाइलिंग पे है, पर जो GST पे करना था उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा 18%। मतलब पूरी तरह से लपेट लेंगे आपको। ठीक है ना, लेट फीस दो और फिर साथ में क्या दो, इंटरेस्ट भी दो। हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और जिस कस्टमर ने आपसे गुड्स लिया होगा वो नेक्स्ट टाइम आपको क्या बोलेगा, बोले हम आपसे गुड्स लेंगे। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट लेक्चर, कल आपका सेशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, तो सैटरडे संडे आपका कोई लेक्चर है नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम किसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, गुड्स। फिर हम किसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, सर्विस। छोटी छोटी डेफिनेशन है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है जो पहली बार पढ़ेंगे सब लोग, पुरानी वाली बैच भी। कौन सा सेक्शन है सप्लाई की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर कौन सा है, 7। सेक्शन आपको अनफॉर्चुनेटली सारे याद रखने जितने में भी मैं बताता हूँ। ठीक है ना, बिना सेक्शन के आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सेक्शन इंटरमीडिएट लेवल पे तो वो लोग आपको इतना नहीं पूछेंगे, बट फाइनल लेवल पे तो शुरुआत ही किससे होती है, सेक्शन से ही होती है। ओके, तो जितना हो सके आपको सेक्शन याद रखना है। समझ में आ गया ना। तो गुड्स, सर्विस एंड सप्लाई,
गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने क्लियर कट दे रखी है कि गुड्स मतलब क्या होता है। तो सब लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आपने बीकॉम में पढ़ा होगा या फिर फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा या इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में पढ़ा होगा, तो आपको भी पता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एटसेट्रा एक्सक्लूडिंग मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, पता है सबको। सर्विस की डेफिनेशन वो थोड़ा उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। सर्विस की डेफिनेशन में उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, एनीथिंग व्हिच इज नॉट अ गुड्स इज अ सर्विस, फुल स्टॉप। डेफिनेशन क्या हो गई, खत्म। मतलब क्या हुआ, ये जो गुड्स है वो तो गुड्स है, बट जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब सर्विस क्या है वो उन्होंने बताया नहीं, बोले जो गुड्स नहीं है उसको सब छोड़कर वो सब कुछ क्या है, सर्विस, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मान लो आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, आपने अपना शोरूम रेंट पे दिया हुआ है, तो आप गुड्स बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो। बट सर्विस में कहाँ ऐसा लिखा हो, बोले हमने बताया ना आपको कि अगर आप गुड्स नहीं बेच रहे हो तो आप ऑफकोर्स क्या बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो। समझ में आ गया ना। तो उन्होंने बोला सर्विस की डेफिनेशन हमने सर्विस में डिफाइन नहीं की है, बट सर्विस में हमने ऐसा लिख दिया कि जो गुड्स नहीं है और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो सब कुछ क्या है, सर्विस। आया समझ में। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, सर्विस की कैटेगरी में आता है, बट मेक श्योर कि वो इलीगल ना हो। किडनैपिंग का बिजनेस है, लैंड ग्रैबिंग का बिजनेस है, एरिया का भाई है, फिरौती मांगता है, 50 लाख रुपए, एक डायरेक्टर को किडनैप कर लिया, कंपनी के डायरेक्टर को, बोले 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? क्या लगता है, बोले सर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो लेना पड़ेगा। और पेमेंट भी हो, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, पेमेंट भी चेक में लेने का। किसमें पेमेंट लेने का, चेक में। तो इलीगल बिजनेस करोगे थोड़ी ना नंबर होगा। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है आपको। सप्लाई की डेफिनेशन काफी बड़ी है, वो ऑलमोस्ट 3-4 सेशन तक चलेगी। एक डेफिनेशन कितने लेवल तक चलेगी, 3-4। उसमें से 8 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सप्लाई मतलब सिर्फ क्या होता है, सेल, बट सप्लाई में बहुत सारी चीजें होती है। अगर सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल दूं फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। आपने सुना होगा ब्रांच ट्रांसफर, सुना होगा ब्रांच ट्रांसफर। मतलब मेरा एचओ मान लीजिए कि अहमदाबाद में और ब्रांच मेरा मुंबई में है, तो अभी मैंने गुड्स एचओ से ब्रांच ट्रांसफर किए, तो एज सच टेक्निकली जब बुक्स बनेंगे तो क्या एचओ सेल की एंट्री डालेगा कि ब्रांच ट्रांसफर के लिए डालेगा, ब्रांच ट्रांसफर, क्योंकि गुड्स तो बेचा ही नहीं ना। एचओ एंड द ब्रांच आर द सेम पर्सन। सप्लाई मतलब वन पर्सन टू द अनदर, एचओ एंड ब्रांच आर द सेम पर्सन, सो टेक्निकली इट इज नॉट अ सप्लाई। बट जीएसटी वाले ने क्या बोला, इट इज नॉट अ सप्लाई बट इट इज अ डीम्ड सप्लाई। मतलब क्या, एचओ से ब्रांच गया ना, तो स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया। गुड्स जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन बिजनेस। पहले एचओ था गुजरात में, अभी वो गुड्स कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में ना। तो अभी वो पैसा किसके पास जाना चाहिए, महाराष्ट्र के पास जाना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि ये क्या, कौन सी कैटेगरी में हम डालेंगे, डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में डालेंगे। मतलब इस केस में क्या होगा, इवन इफ देयर इज नो सप्लाई फिर भी हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, कमर्शियली सप्लाई है या नहीं है, कमर्शियल एंगल पे वो सप्लाई है, क्या वो सेल है, नहीं, इट इज ओनली अ ब्रांच ट्रांसफर, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इट इज अ सप्लाई। आ रहा है समझ में। तो ये आपको सप्लाई की डेफिनेशन में सिखाया जाएगा। कुछ कुछ जगह पे आपको लग रहा होगा कि सर टेक्निकली इट इज नॉट अ सेल, बट हमें क्या मानना पड़ेगा, इट इज अ डीम्ड सेल। समझ में आ रहा है। एचओ टू ब्रांच अगर इस तरह से ट्रांजेक्शन होंगे तो उसको हमें डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में रखना ही पड़ेगा। क्लियर होगा, वो एज एंड व्हेन जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। कल आपका कोई सेशन नहीं है, परसों आपका कोई सेशन नहीं है। मंडे से सैटरडे का अभी शेड्यूल आएगा, मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को मैसेजेस वगैरह नहीं आते हैं अभी भी, ठीक है, वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ओके। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।